लो कि यार प्लानिंग क्या होनी चाहिए। आप मेरा यकीन करेंगे आप पेपर पास कर लेंगे। बेयर एक्ट को कैसे रेफर करना है, मेरी किताबों को कैसे रेफर करना है, भाई कैसे लेक्चर लेने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, प्लानिंग है, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग है, वो है जिसमें से ICAP लाजमी पूछेगा। इसका कोई भी ताल्लुक आपका नहीं बनता डायरेक्टर से, मीटिंग से। क्या मायने डायरेक्टर बन सकता है बैंकिंग ऑर्डिनेंस का? कोर्स मेरा आज 100% कंप्लीट है। जब शेयर्स इश्यू हो जाएंगे तो पोस्ट रिक्वायरमेंट क्या होंगी? आपको तो सिलेबस है ना प्यारे बच्चों, ये 4 ग्रेड्स में टूटा हुआ है, ठीक है। पेपर देखो, जब भी पढ़ाई स्टार्ट करने जाओ ना, आराम से 1 आध दिन लगा के, 2 दिन लगा के, 3 दिन लगा के प्लान कर लो कि यार प्लानिंग क्या होनी चाहिए, सही है। वंस यू प्लान, आप मेरा यकीन करेंगे आप पेपर पास कर लेंगे। आज की क्लास में मैं आपसे थोड़ा बहुत कोर्स की आउटलाइन डिस्कस करूंगा, आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, हार्डली 10 मिनट लगेंगे, वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर लोगे, इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा। दूसरी चीज़, क्लासेस लेने कैसी है, पोर्टल में किन चीज़ों को देखना है, किन चीज़ों को नहीं देखना, बेयर एक्ट को कैसे रेफर करना है, मेरी किताबों को कैसे रेफर करना है, मेरे स्मार्ट हैंडआउट को कैसे रेफर करना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आज आपके साथ बैठ के क्लियर करूंगा, ताकि ग्रुप में ये सारे के सारे फजूल सवाल हमारे पास ना आए। ग्रुप में बैठ के मुझे खुशी होगी कि आप मुझसे अच्छे कोई टेक्निकल सवाल पूछेंगे। ग्रुप में जो सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए है वो ये है कि जो उनीब है, मोहम्मद उनीब है, वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इसकी C52 में जो ग्रिप है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग ग्रिप है, सही है। और पीछे जो मेरे पास टीम है जो बैठ के मेरे लिए सारे नोट्स वगैरह सारी चीज़ें कंपाइल कर रहे होते हैं, वो बहुत ही क्वालिफाइड और आउटस्टैंडिंग टीम है। तो जो ग्रुप पे आपको अवेलेबिलिटी उनीब की मिलेगी ना, और जो वो आपकी क्वेरीज को बहुत डिटेल में एड्रेस कर रहा होगा विद दी लॉ और विद दी एक्ट, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो तभी एड्रेस करेगा जब क्वेरीज आएंगी। अगर ग्रुप में 10 क्वेरीज में से 8 क्वेरीज यही है कि भाई कैसे लेक्चर लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना, तभी मैंने सोचा कि मैं आधा पौना घंटा क्लास रख के आपके साथ ये सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दूं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? और मैं 6 महीने क्या करूंगा मैं वो भी आपके साथ, मैं आपसे सिर्फ एक एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आपकी बात अगर आपको मेरी बात समझ में आए या ना समझ में आए, एटलीस्ट मुझे जवाब दे दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं। आपका टाइम भी कीमती है बच्चों, मेरा टाइम भी कीमती है। बस बेहतरीन हो गया बच्चों। ये हमारे पास ग्रेड ए है बच्चों, ये हमारे पास ग्रेड ए है जिसकी वेटेज जो है वो 35 से 40 मार्क्स है, ठीक है। इस ग्रेड ए में अगर आप देखें तो आपके पास सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 256 तक यहाँ तक बच्चों ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आप ऑलरेडी कैफ 7 में पढ़ चुके हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इसके ऊपर आपके पास स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल हैं। जो चीज़ आपने कैफ में पढ़ी हुई है उसके ऊपर स्मार्ट क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं। दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स में इसके ऊपर कोई लेक्चर आपको नहीं दिखेगा अनलेस वो कैफ का पार्ट ना हो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? अच्छा, इस ग्रेड को अगर हम देखें तो काफ़ी लंबी चौड़ी ग्रेड है। इसके अंदर फिर हमारे पास वाइंडिंग अप भी आ जाता है, फिर सेक्शंस, मिसलेनियस सेक्शंस भी आ जाते हैं। और इन्हीं को अगर हम थोड़ा सा और देखें तो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कैफ में पढ़ा हुआ है हमने, और इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन जो है वो C52 का पार्ट है। तो यहाँ पे आपके पास सेक्शन 9 और सेक्शन 45 के दरमियान आपके पास इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन आपके सिलेबस का पार्ट बन जाता है, सही है। इसके ऊपर भी आपके पास एक लेक्चर है। इसी तरीके से अगर आप देखें सेक्शन 57 से 97 के दरमियान तो आपके पास शेयर्स के कुछ बेसिक सेक्शंस है कंपनीज एक्ट में, सही है। और उन शेयर्स के सेक्शन को अगर आप देखें तो फिर शेयर्स के सेक्शन के नीचे आपके पास एक पूरी दुनिया खुल जाती है। सिक्योरिटीज एक्ट आ जाता है, फर्दर इश्यू ऑफ रेगुलेशन आ जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट आ जाती है, लिस्टेड कंपनी बायबैक रेगुलेशन आ जाती है। सिक्योरिटीज एक्ट को अगर आप देखें तो सिक्योरिटीज एक्ट के अंदर मजीद 4 चीजें आ जाती है। रेगुलेटेड सर्विस सिक्योरिटीज एक्ट आ जाता है, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज आ जाता है, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आ जाती है, टेक ओवर आ जाता है। अगर आप पब्लिक ऑफर को देखें तो पब्लिक ऑफर के अंदर मजीद 2 चीजें फिर आ जाती है, PSX रूल बुक आ जाती है, पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन आ जाती है। अगर आप टेक ओवर को देखें तो टेक ओवर के अंदर मजीद आपके पास रेगुलेशन आ जाती है जो टेक ओवर की रेगुलेशन है। इसी तरीके से अगर आप मीटिंग्स की बात करें तो मीटिंग में हमारे पास पोस्टल बैलेटिंग है, उसकी एक रेगुलेशन आ जाती है। अगर आप डायरेक्टर्स की बात करें तो डायरेक्टर्स में हमारे पास कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिलेक्शन के क्राइटेरिया जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट बन जाती है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आपने कैफ में पढ़ा हुआ है, सेक्शन जो हमारे पास होता है वो आपने पढ़ा हुआ है। उस सेक्शन के बाद सेक्शन 199 जो होता है उसकी जो रेगुलेशन है वो आपके सिलेबस का पार्ट बन जाता है। रिलेटेड पार्टी पढ़ा हुआ है, रिलेटेड पार्टी आपने पढ़ा हुआ है। रिलेटेड पार्टी के बाद अगर आप देखें तो रिलेटेड पार्टी की रेगुलेशन भी फिर आपका सिलेबस का पार्ट बन जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड आप देखें तो आपके पास कुछ सेक्शन है, 1-2 सेक्शन है, लेकिन उसकी रेगुलेशन जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट बन जाता है। फिर अगर आप डिविडेंड देखो तो डिविडेंड की रेगुलेशन। तो हमारे पास जो ग्रेड ए है, बताने का मकसद प्यारे बच्चों ये है कि ग्रेड ए की वेटेज 40 मार्क्स है और इस 40 मार्क्स में आपके पास कोई आपके पास 400 से 450 सेक्शंस हैं। ग्रेड ए को अगर आप देखें तो आपके पास जो सेक्शंस बनते हैं वो 450 से 500 सेक्शंस आपके पास बनते हैं। और इसके अंदर अगर आप ये ग्रीन से सारी चीज़ों को देखें तो आपके पास कोई 18 रेगुलेशंस बन जाती हैं। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है मुझे? तो अगर आप देखें तो 18 रेगुलेशन है, 500 सेक्शंस हैं। इनके ऊपर अगर हम इनको पढ़ना स्टार्ट करें तो हमारे 3-4 महीने गुजर जाएंगे और 3-4 महीने बाद हम इसी जगह पे आके खड़े हुए होंगे कि पब्लिक ऑफर और सिक्योरिटीज में और PSX रूल बुक में फर्क क्या है, पब्लिक ऑफर सिक्योरिटीज और पब्लिक ऑफर रेगुलेशन में फर्क क्या है, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे। तो हमारे पास ग्रेड ए सबसे बड़ा सिलेबस है। इस ग्रेड ए में से भी जो पेपर आता है प्यारे बच्चों, वो पेपर आपका ये जो ग्रीन से शेयर्स का एरिया दिया हुआ है इसमें से आता है, सही है। जो ग्रीन से आपके पास रेगुलेशन और एक्ट लिखी हुई है इसमें से लाजमी हर टाइम में 20-25 नंबर का पेपर आता है। खैर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों।
ग्रेड बी अगर आप देखें तो ग्रेड बी आपके पास 12.5 नंबर की है, और अगर 12.5 नंबर को आप ग्रेड बी में देखें तो ग्रेड बी में प्यारे बच्चों ये सिलेबस स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 276 से 292 है, जिसके अंदर कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, एक्ट के साथ फिर रूल्स है, फिर रिहेबिलिटेशन एक्ट है, और एक्ट के साथ रेगुलेशन है। सही है, पाकिस्तान में मैंने इन एक्ट और रेगुलेशंस के ऊपर काम किया हुआ है, इन एक्ट और रेगुलेशंस के ऊपर काम किया हुआ है, कि जो एक कंपनी थी उसके ऊपर हमने एक चीज़ के ऊपर काम किया हुआ था और एक पूरी एडवाइजरी दी थी। तो हमारे पास कुछ सेक्शंस हैं, एक्ट है, रेगुलेशन है, कॉन्सेप्चुअल है, टेक्निकल है, लेकिन मैंने अपने लेक्चर्स में इसकी लिंकिंग और प्रैक्टिकल एग्जांपल से उसको बड़ा आसान बना दिया है। अगर आप प्यारे बच्चों इनको देखना स्टार्ट करेंगे तो मेरा वादा है आपसे कि 1 से 1.5 दिन के अंदर ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे ग्रेड बी के। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चा? तो 12.5 मार्क्स हमारे पास यहाँ ग्रेड बी में कवर हो रहे हैं बच्चों। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ग्रेड सी में। तो ग्रेड सी में हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, एनबीएफसी, बैंकिंग ऑर्डिनेंस, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, और ये सारा का सारा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप में से जो शख्स म्यूचुअल फंड को ऑडिट कर रहा है तो म्यूचुअल फंड में एनबीएफसी के हम ज़्यादा रेगुलेशंस को देखते हैं और उसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस को देख रहे होते हैं। सही है, आपके सिलेबस में बहुत लिमिटेड सेक्शन है। बैंकिंग ऑर्डिनेंस, अगर आपने बैंक ऑडिट किया हुआ, लाइक मैंने नेशनल बैंक ऑडिट किया हुआ है, आईसीबीसी का ऑडिट किया हुआ है, तो इन बैंक्स में जब हम बैंकिंग ऑर्डिनेंस को देखते हैं तो बेतहाशा सेक्शंस को देखते हैं। आपके सिलेबस में कुछ चंद सेक्शंस है जिसको बैंकिंग ऑर्डिनेंस का पार्ट बनाया हुआ है। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस एक पूरी दुनिया है प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में बहुत ही लिमिटेड सेक्शंस का पार्ट बनाया हुआ है। सिर्फ इतना कि आपको पता चल जाए कि बैंकिंग ऑर्डिनेंस में बैंक को बनाते कैसे हैं, बैंक का लाइसेंस ऑब्टेन कैसे करते हैं, और बैंक के ऊपर नॉर्मली क्या क्या कंडीशन इंपोज हो रही होती है। सेम अप्लाइज फॉर एनबीएफसी, सेम अप्लाइज फॉर इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस। तीनों चीज़ों को अगर आप गौर से देखेंगे, तीनों चीज़ों की जो लॉ की लैंग्वेज है वो बिल्कुल सेम है। सही है, इसके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त कंपैरिजन की वीडियो भी है जो कि मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा कि तीनों चीज़ों को आपस में कंपेयर किया हुआ है कि एनबीएफसी, बैंकिंग ऑर्डिनेंस, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, तीनों में जो लॉ की लैंग्वेज है वो एग्जैक्टली सेम है। सही है, क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। ऑडिटिंग पढ़ा हुआ है किसी ने मुझसे एडवांस? तो एडवांस ऑडिट इस तरह होता है ना कि हम ISO 240 फ्रॉड देखते हैं तो प्लानिंग है, परफॉर्मेंस है, रिपोर्टिंग है। इसी तरीके से अगर हम गोइंग कंसर्न देखते हैं तो प्लानिंग है, परफॉर्मेंस है, रिपोर्टिंग है। इसी तरीके से अगर आप ग्रेड सी को देखेंगे ना, अगर आप ग्रेड सी को देखेंगे तो ग्रेड सी के अंदर हमारे पास एनबीएफसी है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस, इन तीनों की जो लॉ की लैंग्वेज है, लॉ का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम है। सही है, कि कौन बंदा एनबीएफसी बना सकता है, अगर एनबीएफसी बना सकते हैं तो लाइसेंस की कंडीशन क्या होगी, लाइसेंस लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, क्या बिजनेस कर सकते हैं, क्या बिजनेस नहीं कर सकते, क्या कंडीशन अप्लाई, तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, तीनों चीज़ें सेम अप्लाई हो रही है। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ आती है? तो ग्रेड सी अगर आप देखें तो आपके पास 12.5 मार्क्स। मैं आपको अगेन ये कहता हूँ, ग्रेड सी आपको हार्डली 2 से 3 दिन लगेंगे प्यारे बच्चों, और 2 से 3 दिन के अंदर आपका ग्रेड सी विद दी ऑल दी पास्ट पेपर्स। अच्छा, इनके अंदर सिर्फ लेक्चर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास, अच्छा मैं लेक्चर्स के ऊपर आता हूं, लेकिन फिलहाल मैं आपसे ये डिस्कस कर लेता हूं कि ग्रेड बी और ग्रेड सी ऐसी चीज है कि आप आराम से 3 दिन लगा के है ना इनके लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। हार्डली आपने 12 से 15 घंटे के लेक्चर्स देखने हैं और आपके ये 25 मार्क्स कवर हो जाएंगे। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? आखिरी ग्रेड अगर मैं देखूं प्यारे बच्चों, ग्रेड डी, तो ग्रेड डी में मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल है, कंपटीशन एक्ट है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, और आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स है। आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स है, लास्ट टाइम आईकैप ने 8 नंबर का सवाल पूछ दिया था। सही है, तो ग्रेड डी जो हमारे पास है इसके अंदर ये 6 स्टैंडर्ड है। एक चीज में क्लैरिफाई कर दूं, आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स लास्ट टाइम सीफेप 6 में नहीं पूछा गया है। आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स लास्ट टाइम एग्जामिनर ने सीफेप 2 में आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो लॉ का पेपर है वो अब एडवांस ऑडिट का पेपर बन चुका है, ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से ग्रेड डी में अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 6 स्टैंडर्ड है। फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल है, सिर्फ 2 चैप्टर है इसके, चैप्टर 19, चैप्टर 20। ठीक है, कंपटीशन एक्ट आपके पूरे सिलेबस का पार्ट है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में आपका पूरा सिलेबस का पार्ट है, इसके अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन भी है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमारे पास लिस्टेड कंपनीज के लिए कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए पब्लिक सेक्टर रूल्स है, फिर पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, छोटा सा हमारे पास एक्ट है। प्यारे बच्चों, ये हर एक चीज, ये जो हर एक लॉ आपको दिख रहा है, ये हार्डली 1 दिन का है। सही है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पब्लिक सेक्टर रूल्स 2 दिन के अंदर कवर होंगे। अगर आप इस कोर्स को भी देखें, ये 6 स्टैंडर्ड्स अगर आप पढ़ लें, ये 6 कानून अगर आप पढ़ लें, प्यारे बच्चों आपकी वेटेज कितनी हो जाएगी? बच्चों सिर्फ ग्रेड डी अगर आप देख लें 35 मार्क्स हो जाएंगे, ऊपर की 2 ग्रेड्स को और प्लस कर लें तो आपके पास 60 से 65 नंबर का पेपर मेरे बच्चों यहाँ पे कवर हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और ये 60 से 65 नंबर का पेपर वो है जिसमें से आईकैप लाजमी पूछेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो ऊपर ग्रेड ए से ब्लू वाली चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये आपने पढ़ी हुई है कैफ में, याद है आपको? ये सारा आपने कैफ में पढ़ा हुआ है। ये फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल, ये कॉम्पिटिशन एक्ट, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये पेमेंट सिस्टम, इनमें से मेजॉरिटी स्टैंडर्ड का आप कोई भी ताल्लुक नहीं है ऊपर ग्रेड ए से, ग्रेड बी से, ग्रेड सी से नॉर्मली। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने मुझसे एडवांस ऑडिट पढ़ा हुआ है,
तो एडवांस ऑडिट में एक चीज़ मैं हमेशा करवाता था कि मैं आपको पहले प्लानिंग पढ़ाता था या पहले रिपोर्टिंग पढ़ाता था। मतलब मैं पहले आजा 200 पढ़ाता था, फिर ऑडिट रिस्क पढ़ाता था, फिर ऑडिट रिस्क के बाद उसके ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ाता था। इस तरीके से चलता था, एक सीक्वेंस से चलता था ना। रिपोर्टिंग की वेटेज ज़्यादा होती थी, लेकिन मैं रिपोर्टिंग आपको पढ़ा ही नहीं सकता था, बिकॉज रिपोर्टिंग के सवाल मिक्स होकर आते थे रिस्क के साथ, प्रोसीजर के साथ। सही है बच्चों, CFAP 2 में फिलहाल ये मसला नहीं है। अगर पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट है तो 2 पेज का कानून है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। इसका कोई भी ताल्लुक आपका नहीं बनता डायरेक्टर से, मीटिंग से, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से। क्लियर हो मेरे प्यारे बच्चों? कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आप देखें तो उसकी थोड़ी बहुत लिंकिंग बनती है डायरेक्टर्स के सेक्शन के साथ, लेकिन सिर्फ डायरेक्टर के सेक्शन के साथ यहाँ तक लिंकिंग बनती है कि वो कहता है कि जी अगर SECP चाहे, अगर कमीशन चाहे तो गवर्नेंस के ऊपर कोई कानून लागू कर सकता है, और वो कानून फिर इस तरीके से कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह आ गई। ठीक है, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा वहाँ से लिंक नहीं हो रही होंगी, इसको आप आइसोलेशन में पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक कानून है आपका, फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल एक कानून है आपका। इसका कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के साथ, कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है प्यारे बच्चों, कंपनी की मीटिंग के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर है बच्चों यहाँ पे? इसी तरीके से अगर आप ग्रिड सी देखें, मिनाल साहब बिल्कुल सही कह रहा है, मैं ग्रिड डी आपसे डिस्कस कर रहा था अभी। ग्रिड सी अगर आप देखें तो ग्रिड सी में हमारे पास NBFC है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस है, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है। अगर इन सेक्शंस में कहीं मीटिंग या डायरेक्टर का वर्ड आता है और वो कोई ऐसा लॉ कहता है कि वो कंपनीज एक्ट के लॉ को ओवरराइड कर रहा है, तो वो लॉ ओवरराइड हो जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरी? तो वो जो है वो उन लॉज को ओवरराइड कर रहा होता है। आपके पास जो NBFC और बैंकिंग ऑर्डिनेंस और इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस में जो आपके पास सिलेबस है, वो जो सेक्शंस है, उन सेक्शंस में मीटिंग्स का तस्करा नहीं है। समझ आ रही है आपके बात? उन सेक्शंस में मीटिंग का तस्करा नहीं है, तो उसमें मीटिंग का तस्करा नहीं है। बैंकिंग ऑर्डिनेंस में डायरेक्टर्स के ऊपर कुछ सेक्शंस है कि डायरेक्टर्स ने ये काम करना, ये काम नहीं करना। सिमिलरली NBFC के ऊपर भी कुछ सेक्शंस है कि डायरेक्टर ने ये काम करना, ये काम नहीं करना। और डायरेक्टर के ऊपर कुछ सेक्शंस हैं जो कि ग्रेड ए में हमारे पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर सवाल 2-3 नंबर का आएगा तो मैं बैंकिंग ऑर्डिनेंस से आंसर लिखूंगा, लेकिन अगर सवाल 9 नंबर का आ जाएगा मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो, अगर सवाल 9 नंबर का आ गया कि डायरेक्टर्स की बैंकिंग कंपनी में एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बता, 9 नंबर का सवाल आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो इसका मतलब है ग्रेड ए में जो मुझे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया दिया था मैं वो भी लिख दूं। क्या बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने ये नहीं लिखा हुआ कि डायरेक्टर जो है वो माइनर हो सकता है? ये नहीं लिखा हुआ, सही है। तो इसका मतलब है क्या माइनर डायरेक्टर बन सकता है बैंकिंग ऑर्डिनेंस का बैंकिंग कंपनी में? बस ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सही है। अच्छा, अगर बैंकिंग ऑर्डिनेंस कहे कि माइनर बन सकता है तो इसका मतलब है बैंकिंग ऑर्डिनेंस ओवरराइड कर देगा। किसको ओवरराइड कर देगा बच्चों? बस जबरदस्त। ये सारी की सारी चीजें जो लिंकिंग है ये ऑलरेडी आपके लेक्चर में कवर्ड है प्यारे बच्चों, सही है। ये लेक्चर में कवर्ड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मिनाल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि यहां तक बात समझ आती है? तो मेरी सजेशन आपको ये होगी कि NBFC आपसे कहता है कि जो अगर आपने NBFC बनानी है तो आप NBFC बनाने के लिए आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी। कंपनी जब आप बनाएंगे तो कंपनी किसके हिसाब से बनेगी? कंपनी बनेगी कंपनीज एक्ट के हिसाब से, सही है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 9 से सेक्शन 45 अप्लाई हो जाएगा। जब कंपनी बन जाएगी प्यारे बच्चों, फिर आपने लाइसेंस के लिए जाना पड़ेगा। क्या लाइसेंस की बात कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है? नहीं। तो वो लाइसेंस वाली कंडीशन कहां मेंशन होगी? वो NBFC रूल्स एंड रेगुलेशन में मेंशन होगी। बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? बस बेहतरीन हो गया। तो इसको हमेशा सामने रखिएगा, ये आपकी बाइबल है प्यारे बच्चों, इससे आपकी लिंकिंग वगैरह और अच्छी हो जाएगी, चीजें और अच्छी हो जाएगी। मेरी सजेशन ये है कि मैंने आपके पास जो स्मार्ट प्लान बनाया है बच्चों, ये स्मार्ट प्लान दिख रहा है मेरे बच्चों को? स्मार्ट प्लान में मेरे प्यारे बच्चों एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, ये कवर कर लो। ये अच्छा, ये जो रेड दिख रहा है ना, बच्चा कहता है अबे सर ने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया। मैं ओबेस उसमें भी आता हूं, पहले आप मुझे बोलने दें, फिर मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा मेरे बच्चा। डन हो गया मेरे बच्चों? अच्छा, अब अगर आप ये चीज देखें तो मैंने अपने पास ये जो रेड आ रहा है ना, रेड का मतलब क्या है? नॉट कंप्लीटेड। ग्रीन का मतलब क्या है? कंप्लीटेड। और भाई मेरे पार्ट पे कंप्लीट हो चुका है, सही है। बच्चा कहता है कि सर ने कुछ कंप्लीट नहीं कराया। आप इस पूरी एक्सेल की फाइल में सिर्फ एक चीज के ऊपर कर सकते हैं, क्या? कंप्लीटेड के ऊपर। जहां आप कंप्लीटेड करेंगे ये रेड वाली चीज ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा आपकी कवरेज कहां तक पहुंची है। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे भाई? जहां आप फॉर एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल एंड कंपटीशन एक्ट देख लेंगे, आपके 17.5 मार्क्स की कवरेज हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली 25 मार्क्स हो जाएगा। ये बात समझ आती है भाई? ये हर बंदे का अपना अलग डैशबोर्ड होगा, तो इसमें से आप किसी चीज को भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ये आपको एरर दे देगा। सिर्फ आप एक चीज पे चेंज कर सकते हो, क्या? स्टेटस पे। बच्चों ये काम कर सकते हो। तो आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग देखना है, आपने फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल कंपटीशन एक्ट देखना है, आपके 25 मार्क्स की कवरेज हो जाएगी। जुलाई के महीने में आपने इन स्टैंडर्ड्स को देखना है। जब आप इन स्टैंडर्ड्स को जुलाई के महीने में देखना स्टार्ट करेंगे, मैंने बहुत कम टाइम रखा हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम दिया आपको, बहुत ज्यादा टाइम दिया, सही है।
इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास 23 नंबर की कवरेज और हो जाएगी, 50 नंबर प्यारे बच्चों अगले एक महीने में हो जाएगा। थोड़ी बहुत मेहनत अगर अगस्त के 2 वीक्स में लगा लो प्यारे बच्चों, तो आपकी जो वेटेज होगी वो आपकी वेटेज मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगी 62 मार्क्स की। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगले 1 से 1.5 महीने में आप 60 से 65 मार्क्स की तैयारी कर सकते हो प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद शेयर्स के एरिया स्टार्ट होकर इसमें से लाजमी 25 नंबर का पेपर आ रहा होता है, सही है। फिर आप शेयर्स के एरियाज पर आना स्टार्ट करो, फिर बाकी कंपनीज एक्ट और वाइंडिंग अप के सेक्शन में आना स्टार्ट करें। क्लियर हो बच्चों? इसको फॉलो करोगे। कॉम्पिटिशन, चूंकि कॉम्पिटिशन एक्ट छोटा है तो उसको इसके साथ मैंने फेरा को भी कवर कर दिया कि आप एक हफ्ते के अंदर कॉम्पिटिशन एक्ट और फेरा कवर कर लेते हो। और चूंकि ये जून का लास्ट वीक है, तो जून के लास्ट वीक में आपका सीजन स्टार्ट नहीं हुआ होता, ईयर एंड स्टार्ट नहीं हुआ होता, तो मैंने उस हिसाब से प्लान किया हुआ है। मैंने इसको नहीं रखा है कि 4 घंटे का कोर्स है तो 10 दिन में देख लिया जाएगा। मैंने उसको इस तरीके से एनालाइज करा है कि आप किस टाइम पर अवेलेबल होंगे, आप किस टाइम पर फ्री होंगे। लाइक अगर मैं एक और चीज आपसे डिस्कस करूं, तो हमारे पास जो प्लान है, इस प्लान के अंदर मैंने शेयर्स के जो एरिया को रखा हुआ है वो अगस्त के 3rd वीक और 4th वीक में रखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे आपकी नॉर्मली लेट सेटिंग थोड़ी सी कम होना स्टार्ट हो जाती है और शेयर्स वाला एरिया थोड़ा सा कंसंट्रेशन से देखना होता है, इसलिए इन एरियाज को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है बच्चों, सही है। और जब आप शेयर्स का एरिया भी देख लेंगे, लेट से शेयर्स के एरियाज को भी देख लेंगे, जो मैंने ऊपर आपको शेयर्स के एरियाज के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, तो बच्चों आप 88 मार्क्स तक इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, सही है। सितंबर के 2nd वीक तक आपकी 88 मार्क्स की तैयारी कवर हो जाएगी। फिर पढ़ते रहो वो 500 सेक्शन जो तुम्हारे पास कैफ 7 के 500 सेक्शन है। बुक से अकाउंट भी पढ़ना है पढ़ो, इनकॉर्पोरेशन पढ़ना है पढ़ो, इंडिपेंडेंट एक्टिंग रेगुलेशन देखनी है देखो, वाइंडिंग अप देखना है देखो। क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को बात समझ आती है? सैयद उमर साहब, मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त बात कहूँ। उमर साहब, आपने कोर्स तो कंप्लीट कर, लेक्चर तो कंप्लीट करना है। दिसंबर 24 को CFAP2 का पेपर जो होगा 6 दिसंबर को होगा। 6 दिसंबर को जब CFAP2 के बच्चे का पेपर होगा 9 से लेके 12:15 तक, तो 12:30 तक पेपर आपके हाथ में होना चाहिए और 1 से 4:15 आपने वो पेपर अटेम्प्ट करना है, सही है। आपने वो पेपर अटेम्प्ट करना है घर पे, लाइब्रेरी में, उस 3 आपने यूं समझना है कि आपकी अटेम्प्ट है दिसंबर 24 में। जून 25 के आसरे में कभी भी नहीं बैठना है आपने प्यारे बच्चों को। यहाँ तक बात समझ आती है? यार बिल्कुल पोर्टल पे अवेलेबल है, सारे स्मार्ट हैंडआउट, सारी स्मार्ट क्लासेस, मेरी पूरी किताब अवेलेबल है बच्चों। लास्ट अटेम्प्ट में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से 10 नंबर का सवाल आया था। मैंने अब एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के ऊपर एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन की मैंने पूरी इलस्ट्रेशन आपको बना के दी थी, वो इलस्ट्रेशन से एग्जैक्टली 10 नंबर का सवाल का पेपर में आया बच्चों। मैं अलग से ग्रुप पे शेयर कर दूंगा शजील, मैं आज ही शेयर कर दूंगा। क्लियर है बच्चों? अब मेरी एक बात सुन लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बस 10 मिनट और दें, मुझे बोलने दें थोड़ा सा। मैं बहुत सालों बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, थोड़ा मुझसे बात करने दें आप लोगों से, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप बोलते रहिएगा, मैं सुनता रहूँगा बच्चों, सही है। बच्चों ये गलती ना करें, बच्चों ये गलती ना करें। देखें मेरी एक बात सुन लें, ये जो किताब आपको दिख रही है, ये किताब आपको दिख रही है फॉर एग्जांपल, इस किताब के अंदर आपको सारे सेक्शन, उसकी लिंकिंग, उसकी इलस्ट्रेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी, हर एक चीज़ आपको दिखेगी। अगर एक सिंपल सा डेट का फॉर्मूला भी है ना प्यारे बच्चों, अगर एक सिंपल सा डेट का फॉर्मूला भी है तो उस डेट के फॉर्मूले के ऊपर भी आपको इलस्ट्रेशंस दिख रही होंगी, सही है। अगर वॉलंटरी डीलिस्टिंग आप पढ़ रहे हैं तो वॉलंटरी डीलिस्टिंग की, अगर पाकिस्तान में कोई वॉलंटरी डीलिस्टिंग हुई है तो उसकी पूरी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने दी हुई होगी। तो किताब को लाजमी रेफर करना है। दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है सबको यार? तो अगर आप देखें वॉलंटरी डीलिस्टिंग, तो वॉलंटरी डीलिस्टिंग अगर हो रही है तो वॉलंटरी डीलिस्टिंग से रिलेटेड जितने भी कानून है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि ये किताब है किस तरीके से। अभी आपको पूछ रहे राइट डाउन द कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस इन केस ऑफ द चेंज फ्रॉम पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी। तो ऊपर जो भी लॉज हैं उनको फिर मैंने एक आंसर के फॉर्म पे भी नीचे लिख दिया, ठीक है, ताकि अगर पेपर में आपने पिक कर लिया कि कंपनी पब्लिक से प्राइवेट कंपनी होने जा रही है तो आंसर हमारे पास ये होगा, सही है। तो ये सारी चीजें भी हो गई हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो फिर यहां से कंपनीज एक्ट के सेक्शन से वॉलंटरी डीलिस्टिंग का सेक्शन अप्लाई होता है। वॉलंटरी डीलिस्टिंग में बेतहाशा बातें की गई हैं, बेतहाशा बातें इन सारी चीजों के ऊपर अगर वॉलंटरी डीलिस्टिंग करेंगी तो कौन से 9 स्टेप्स आपने फॉलो करने होंगे, वो 9 स्टेप्स आपको यहाँ पे लिख के दे दिए, सही है बच्चों। अच्छा, जब ये 9 स्टेप्स लिख दिए आपके 9 स्टेप्स, और फिर इसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मूव करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मूव करेंगे प्यारे बच्चों, तो एग्जैक्टली जो पॉइंट्स ऊपर लिखे गए हैं उन्हीं को यहाँ पे लिंक कर दिया गया है, और ये सारे के सारे स्टेप 14 स्टेप्स तक ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिंक हो गई। प्रैक्टिकली अगर एक कंपनी डीलिस्ट हुई है, इतना मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा प्यारे बच्चों, और ये सारी की सारी चीजें क्लास में मैंने पढ़ाई हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? ये सारी की सारी चीजें क्लास में पढ़ाई हैं। ये आपके पास एक बहुत डिटेल्ड बुक है प्यारे बच्चों, इसको लाजमी रेफर करनी है। जो पढ़े इसके साथ आपने इसको रेफर करना है, इससे आपके पास आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होगी, पेपर में आपके पास होने के चांसेस इंशाल्लाह बहुत बढ़ जाएंगे। अगर एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, छोटी सी चीज़,
अगर कंपनी की रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एक बड़ा आसान सेक्शन है, कैफ में ही पढ़ते हो, तो उसके ऊपर जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो भी नंबर्स है, इलस्ट्रेशन है, कैसे होगी अकाउंटिंग, क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर आपको इलस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दी गई है, इसलिए ताकि एग्जामिनर कभी भी आपसे कुछ पूछे तो आप उसको जवाब दे सकें। आप ये किताब एक बार रेफर करेंगे, आपको आइडिया होगा कि इसके ऊपर बहुत मेहनत की गई है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं या हाई कोर्ट इन्वॉल्व होती है, तो उसके ऊपर भी जजमेंट आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ऐसी जब मैं CFAP 2 मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैं चाहता था कि ऐसी किताबों इसके अंदर सारी चीज़ें हो। मुझे कोई पूरे पाकिस्तान में ऐसी किताब नहीं दिखी है लॉ के ऊपर। मैं सब्जेक्ट का नाम CFAP 2 नहीं कह रहा, मैं लॉ के ऊपर चाह रहा था कि लॉ के ऊपर कोई ऐसी किताब हो जिसके अंदर हर चीज़ लिंक्ड हो, सेक्शंस हो, इलस्ट्रेशंस हो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हो। ऐसी कोई किताब किसी भी ऑथर की, CFAP 2 की बात नहीं कर रहा, लॉ की बात कर रहा हूँ, नहीं अवेलेबल है। सही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल कर दी गई हैं, तो इसको लाजमी पढ़ना स्टार्ट करें। चीज़ें बहुत ज़्यादा है प्यारे बच्चों। अगर फॉर एग्जाम्पल एक्विजिशन ऑफ मोर देन 10% ऑफ वोटिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी, अगर एक सेक्शन है तो इसके ऊपर आपको डिटेल में इलस्ट्रेशन दी हुई, और पेपर भी ऐसा ही आता है भाई, सुन लें, पेपर भी ऐसा ही आता है कि ऐसे ही आपको डेट्स दे दी जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स बता दिया जाता है, और फिर आपसे कहा जाता है कि बताएं डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? तो लेक्चर लेना है, लेक्चर के साथ आपने क्लासेस अटेंड करनी है, और क्लासेस के बाद आपने जो पास्ट पेपर्स हैं उसको देखना है प्यारे बच्चों। ये पूरा शेयर चल रहा है हमारा, ये पूरा शेयर चल रहा है। मैंने इसको लिंकिंग इलस्ट्रेशन के साथ बहुत आसान कर दिया है। तो ऊपर आप जो ग्रेड A देख के आपको डर लग रहा था, तो आप डरिएगा मत, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान कर दी गई हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अब अगेन टाइम पीरियड का बड़ा मसला होता है, टाइम पीरियड लॉ में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त लिंकेज बना दी गई है कि किस तरीके से आपने टाइम पीरियड को कंसिडर करना है। ये सारा T डेज क्या होगा, 2 डेज प्रायर टू T क्या होगा, T+2 क्या होगा, T+22 क्या होगा, इन सारे स्टेप्स आपने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, क्या क्या कंप्लाइंस करनी है, सारी की सारी चीज़। बिकॉज पेपर आता है कि आप सेक्रेटरी कंप्लाइंस है, आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सेक्रेटरी, आप बताएं आप किस तरह से इन चीज़ों की कंप्लाइंस करेंगे। और इन्हीं चीज़ों के ऊपर फिर नीचे सारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आ रही हैं जिस पर डेट सारी की सारी हमारी वेरीफाइड हो रही है। क्लियर हो मेरे बच्चों? तो बेतहाशा मवाद है, बेतहाशा मवाद है। उसको कोशिश करना कि जितना जल्दी क्लासेस ले सकते हो तो चीज़ें आपके पास थोड़ी ग्रिप में आएंगी। क्लियर हो मेरे बच्चों? यहाँ पे ये सवाल आपको दिख रहा है बच्चों? ये एक मैकेनिज्म है डिटरमाइन करने का स्ट्राइक प्राइस का, उसके ऊपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी थी और उसके ऊपर हमारे पास इलस्ट्रेशंस भी थी। और आप यकीन करें लास्ट से लास्ट अटैम्प्ट में कोई 10 से 15 नंबर का सवाल सेम रिक्वायरमेंट के साथ कि जी बताएं स्ट्राइक प्राइस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। डच ऑक्शन मेथड एक होता है हमारे पास जिसके बेसिस पे स्ट्राइक प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है, तो वो इसी एग्जाम्पल्स में से था और इसी तरीके से वो चीज़ें आई थी, डच ऑक्शन मेथड। तो लॉ से उतना कहते हैं डच ऑक्शन मेथड डिटरमाइन कैसे होगा, उसके लिए पूरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है। मेरी एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए आप, फिर इंशाल्लाह उसके बाद एक चीज़ का बच्चों ख्याल रखना है, एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपको समझ में आ गया है कि आपने सबसे पहला काम क्या करना है? चलिए बच्चों जवाब दे दें। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, क्या फॉलो करना है? आपने स्मार्ट प्लान फॉलो करना है। जब आप स्मार्ट प्लान फॉलो करेंगे तो स्मार्ट प्लान में आप क्या देखेंगे? लेक्चर्स देखेंगे। ठीक है, लेक्चर्स आपके पास दो किस्म के होंगे, एक दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स होगा और एक आपके पास स्मार्ट क्लासेस होंगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो आपका पूरा स्ट्रेटेजी होगी कि जहाँ जहाँ आप फंसेंगे उन सारी चीज़ों को मैं आज अभी एड्रेस कर रहा हूँ। डन हो गया बच्चों? आप दिसंबर 24 ऑनवर्ड देखेंगे और स्मार्ट क्लासेस देखेंगे। ठीक है, जब आप लेक्चर देखने जाएंगे तो आपके पास दो टैब्स आ रहे होंगे। जब दो टैब्स आ रहे होंगे तो आपने कौन सा लेक्चर देखना होगा? आपने बाइबल किसको बनानी है? दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स। बच्चों बात समझ आती है मेरी? आपने किसको देखना है? दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स वाले लेक्चर्स को देखने। क्यों? उसका रीजन है बिकॉज जब आप दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स के लेक्चर को देखेंगे तो जो भी लॉ है, चाहे वो एक्ट हो, चाहे वो रूल्स हो, चाहे वो रेगुलेशन हो, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, चाहे वो केस स्टडीज हो, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हो, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, वो सारी की सारी मैंने किस में कवर करवाई है? दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स में। क्या ये बात समझ आती है आपको? मतलब पूरा लॉ क्या कहता है, लॉ को रीड किया है। सही है, लॉ को पूरा रीड किया है, रीड करने के बाद उसको समझाया है, समझाने के बाद उसकी लिंकिंग करी है, उसकी लॉजिक बताई है लॉ की, उसके बाद अगर उसके ऊपर एक्ट या रेगुलेशन कोई और चीज कानून अप्लाई हो रहा है वो बताया है, उसकी इलस्ट्रेशन बताइए, उसकी लिंकिंग बताइए। ये सारे काम मैं दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स वाले बैच में कर चुका हूं, जो कि आप कह सकते हैं कि HD लेक्चर्स है। क्लियर हो गया? क्या उन्हीं चीज को वापस से मैं स्मार्ट क्लास में दोहराऊं, क्या फायदेमंद रहेगा बच्चों? डबल उस पर भी आता हूं ना मेरे पास बच्चों। क्या उन्हीं चीजों को वापस से मैं स्मार्ट क्लासेस के वे में आऊं, वापस से रीड करूं, वापस से लिंक करूं, वापस एक्सप्लेन करूं, तो ये फजूल में आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए भी मसला हो जाएगा, आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो स्मार्ट क्लासेस में क्या है? स्मार्ट क्लासेस सुनिएगा मेरी बात को, CFAP 2 इज दी ओनली सब्जेक्ट जहां पे स्मार्ट क्लासेस में मैंने
कोशिश ये कर रहा हूं मैं कि जो भी एक बड़ा टॉपिक है, जो भी लेक्चर्स हैं, उसको मैं क्विकली फ्लो चार्ट की फॉर्म में, सही है, उसके अंदर लॉ रीड नहीं हो रहा होगा, लॉ पूरा रीड नहीं हो रहा होगा, फ्लो चार्ट की फॉर्म में उसको पूरा कवर करा दूं। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? तो इसका मतलब है कि क्या आप सिर्फ स्मार्ट क्लासेस देखेंगे? द आंसर इज नो। क्या आप सिर्फ दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स देखेंगे? द आंसर इज नो। आपने सबसे पहले दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स देखना है ताकि आपके लॉ की तैयारी हो जाए, और जहां लॉ की तैयारी हो जाए वहां आपने स्मार्ट क्लासेस देखना है। सावेज स्मार्ट क्लासेस CFAP 2 के लिए सिर्फ समरी है, सही, CFAP 2 के लिए समरी है, बाकी किसी सब्जेक्ट के लिए समरी नहीं है ये। कि लॉ को वापस से रीड करूं, मैं वापस से करूं, आपका डबल टाइम्स आया होगा, मेरा डबल टाइम्स आया होगा। तो यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? क्लियर हो गया? अच्छा, आपने मेरे प्यारे बच्चों एक काम करना है, मैं आपसे वापस कहता हूं। स्मार्ट प्लान देखेंगे, 2 लेक्चर्स आएंगे, दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स का बैच आ रहा होगा और स्मार्ट क्लासेस आ रही होंगी। आपने आपके पास जो स्मार्ट प्लान में जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आ रहा है, सबसे पहले एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को कहां देखेंगे भाई? आप कहां से देखेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को? दिसंबर 24 ऑनवर्ड से, ठीक है। और जहां आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग दिसंबर 24 ऑनवर्ड से देख लेंगे, फिर आप कहां मूव कर जाएंगे? स्मार्ट क्लास में, ताकि जो ऊपर मैंने सारा पढ़ा है इसको एक क्विक रिवीजन, क्विक फ्लो चार्ट, क्विक समरी आपके पास बन जाएगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? फिर आपके पास अगेंस्ट पास्ट पेपर्स वगैरह होंगे, वो सारे आपके पास मौजूद होंगे। ये याद रखिएगा, कुछ जगह ऐसा होगा जहां पे आपके पास स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल नहीं होंगी, तो वो मैं इंशाल्लाह दिसंबर 24 में उसको रिकॉर्ड करवाऊंगा। मैं अभी भी आपसे कह दूं, सिलेबस में पूरा पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपकी आसानी के लिए उसको मजीद समराइज और फ्लो चार्ट की शक्ल में लेकर आऊंगा। आप में से किसी ने टेक ओवर पढ़ा है? बच्चों, अब ये टेक ओवर के ऊपर एक समरी है, ये टेक ओवर के ऊपर एक समरी है, और ये 2 पेज के अंदर मैंने पूरा टेक ओवर खत्म करा दिया। ये बात समझ आ रही है? फर्क समझ आ रहा है मेरे बच्चों? और अभी जो मैंने ऊपर आपको टेक ओवर के नोट्स दिखाए थे, वो कोई 50-60 पेज के नोट्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, इलस्ट्रेशन भी है, सब कुछ है। क्या सर से भी स्मार्ट क्लास देख के क्या तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? तो इसका मतलब ये है कि टेक ओवर के ऊपर अभी कोई भी स्मार्ट क्लास आपको नहीं दिखेगी, टेक ओवर के ऊपर आपको कोई भी स्मार्ट क्लास नहीं दिखेगी। तो इंशाल्लाह मैं दिसंबर 24 में टेक ओवर के ऊपर इस 2 पेज में आधे घंटे के अंदर पूरा टेक ओवर कवर करा दूंगा। लेकिन मैंने 4 घंटे टेक ओवर पढ़ाया आपको दिसंबर 24 ऑनवर्ड, जिसमें एक लॉ, एक रेगुलेशन, एक एक्ट, उसकी लिंकिंग, उसकी लॉजिक, उसकी ड्राफ्टिंग, उसकी इलस्ट्रेशन मैंने वहां पे कवर कराई हुई है। बच्चों, ये बात समझ आती है आपके? तो ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, डन हो गया प्यारे बच्चों? तो बच्चों वापस से आ जाए। स्मार्ट प्लान सबसे पहले दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स, उसके बाद अगर उसकी स्मार्ट क्लास अवेलेबल है तो आपने स्मार्ट क्लास रेफर करनी है। कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे जो कि दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स में नहीं आ रहे होंगे। वो कौन से लेक्चर होंगे? कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो कि दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स में नहीं आ रहे होंगे, उसकी डायरेक्ट स्मार्ट क्लासेस आ रही होंगी। वो कौन से लेक्चर होंगे? डन हो गया भाई? वो कैफ 7 के सेक्शंस होंगे। क्लियर है आप सारे यहाँ पे? तो इसका मतलब है आज की तारीख में आपके पास 100% कोर्स मेरे पार्ट पे कंप्लीट है, ठीक है, मेरे पार्ट पे कम। कुछ स्मार्ट क्लासेस पेंडिंग है, लेकिन इसकी वजह से मेरा कोर्स इनकम्प्लीट नहीं हो रहा है। ये भाई अभी से सुन लो, मुझे बाद में इस पर फिर वो ना करना कि सर ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करी। कोर्स मेरा आज 100% कंप्लीट है। कोर्स में अगर 0.0000001% कोई चेंज आया है तो खुदा का वास्ता है इसकी टेंशन ना लें और इसकी वजह से इस 100% को ना फकटअप करें। जो मीटिंग का सेक्शन है, जो डायरेक्टर का सेक्शन है, उसमें आपको डायरेक्टली स्मार्ट क्लासेस दिखेंगी, क्योंकि वो जो है वो डायरेक्ट के स्मार्ट क्लासेस हैं और वो कैफ 7 के हमारे लेक्चर्स हैं। उसको मैंने फाइनल के लेवल का पढ़ाया है, तो आप बेफिक्र रहिएगा। उसके जो पास्ट पेपर्स आप देखेंगे वो दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स में देखेंगे। वो CFAP के जितने भी सवाल आए हैं वो सारे के सारे वहाँ पे कवर्ड है। डन हो गया भाई? लॉ में थोड़ी बहुत चेंज आई है, वो मैंने लिख दिया है 0.000000001%, बस ये चेंज है, तभी मैंने 0.001% करा है। और इसके ऊपर उन्हीं ने ऑलरेडी लॉ में गाइड कर दिया ग्रुप में। बच्चों, ये बात समझ आती है? अच्छा, हमारी लास्ट अटेम्प्ट कौन सी थी? जून 24, विंटर 2023 तक, मेरे ख्याल से विंटर 2023 तक सारे पास्ट पेपर्स के मेरे बनाए हुए सजेस्टेड आंसर और उनकी सजेस्टेड आंसर वीडियो दोनों पोर्टल पे अपलोड है। और वो आंसर मैंने रीड नहीं करा है, मैंने लॉ बताया है कि जी सवाल ये है तो सवाल में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, कौन से अवेलेबल लॉज एप्लीकेबल हो सकते थे, पेपर में कौन सा लॉ लिखा है, लॉ ये कहता है, और जब लॉ ये कहता है तो इसका आंसर इस तरह नहीं इस तरह होगा। वो बनाऊंगा मैं अभी सावे, सही है बच्चों? यहाँ तक बात समझ आती है? तो मेरे बच्चों अब इसको फॉलो करना स्टार्ट करें, एक कदम बढ़ाएं, लेक्चर देखना स्टार्ट करें, चीज़ें देखना स्टार्ट करें, किताब को सामने रखें, लेक्चर देखते हुए किताब सामने रखें। मैं जब लॉ रीड कर रहा हूँ, लॉ को समझा रहा हूँ, आप अपने पास हाथ के हाथ नोटिंग करते रहें, चीज़ें यूज़ करें। सावेज उसके ऊपर भी आएंगे ना, कंप्यूटर तो अब आपने 6 महीने बाद यूज़ करना है ना, या मेरी सजेशन सॉफ्ट में होगी, हसनैन मेरी सजेशन सॉफ्ट में, साथ सॉफ्ट में आप रेफर करें। आप लैपटॉप में एक लेक्चर लगा लें, दूसरे लैपटॉप में आप फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ऑन करके रखें और चेक करें किसी से सर्च करना है, कैसी चीज़ें करनी है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बच्चों डन हो गया? क्लियर है? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई? अब पेपर पास कर लोगे, अब चीज़ें समझ में आ गई।
लॉ को फजूल का हवा बनाया हुआ है, बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है। आप यकीन करें, आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। अब बस ये जो मोहम्मद उमर साहब ने क्या कहा, सर एएमएल जैसी चेकलिस्ट, कहाँ गए उमर साहब? उमर साहब कहाँ गए? उमर साहब कहाँ गए? सर एएमएल जैसी चेकलिस्ट हर टॉपिक की होंगी ना। बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, अगर एएमएल की चेकलिस्ट होगी और वो आएगी, उसके ऊपर मैं कोई लेक्चर रिकॉर्ड कराऊंगा, तो वो कहाँ पे अपलोड होगा बच्चों? कहाँ पे अपलोड होगा? जल्दी से बता दो, कहाँ पे अपलोड होगा? उसका मैं डायरेक्टली आपके लिए स्मार्ट क्लास रिकॉर्ड कराऊंगा, सही है। लेकिन क्या एएमएल कवर नहीं हुआ आज की तारीख में? एएमएल ऑलरेडी कवर्ड हुआ है। मैं इंशाल्लाह पूरी मेहनत करूंगा कि चीज़ों को और आपके लिए आसान कर दूँ और चीज़ें समराइज कर दूँ, ताकि आप आराम से बैठ के पेपर पास कर लें। एएमएल की चेकलिस्ट देखी है किसी ने? ऐसी चेकलिस्ट कहीं आपको पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं दिखेगी प्यारे बच्चों। किसी ने सीओसीजी और पब्लिक सेक्टर रूल्स का कंपैरिजन देखा है? मैम आपने देखा है? यार आप लोगों ने नहीं देखा बच्चों। ये सीओसीजी और पीएसआर की एक एक्सेल की फाइल है जिसके अंदर मैंने कंपैरिजन करा है। पाकिस्तान में 8 साल हो गए इन कानून को आए हुए। पाकिस्तान में किसी ऑडिट फर्म, किसी ने भी इसके ऊपर कोई कंपैरिजन करके कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया हुआ। आप लोग खुद माशाल्लाह ऑडिट फर्म में, आपको आइडिया होगा, कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं बना हुआ है इसके ऊपर, सही है। मैंने सारे के सारे कंपैरिजन करने के बाद आगे अपनी कमेंट्री भी लिखी है। मैंने ये काम कर लिया। क्यों? जब पेपर में सवाल आता है तो वो कहता है कि जी कंपनी लिस्टेड है और अब वो पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाने जा रही है, बताएं आप मीटिंग के सेक्शन में क्या इंपैक्ट आएगा। ये सारा काम मैं आपके लिए कर चुका हूँ बच्चों, सही है। तो कोशिश करें उसको यूटिलाइज करें। जो आप देखेंगे वो चीज़ मैंने बनाई क्यों है, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने ये चीज़ बनाई क्यों, तो इससे आपको आइडिया होगा, आपको पता चलेगा कि यार अच्छा पेपर इस माइंडसेट से आता है। और फिर जब मैं पास पेपर्स की ड्राफ्टिंग करवा रहा हूँ तो आपको एक चीज़ कंफर्म होगी कि हाँ यार सर जो पढ़ा रहे हैं, सर जो लिखवा रहे हैं, सर जो चीज़ें बता रहे हैं, सर जो हैंडआउट्स वगैरह बनवा रहे हैं, जो मेहनत करी है सारी, इसका फ़ायदा ये इसी वजह से हो रहा है कि पेपर इस लेवल का आ रहा होता है। मैं करवा देता हूँ उसको। बाकी उन्नीब को आपने, मैं आपसे गारंटी के साथ, आपकी जितनी भी लॉ की क्वेरीज हैं, उन्नीब आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा ग्रुप पे। इन केस अगर मैं अवेलेबल नहीं रहा, वो आपको वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है यार। एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ के आपकी क्वेरीज एड्रेस कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, उसको लाजमी उससे फ़ायदा उठाएगा। ओवर द ईयर C5 में जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और जो बहुत ज़्यादा बच्चे पास हुए, उसमें से एक फैक्टर उन्नीब का भी है कि उसने बच्चों की क्वेरीज को एड्रेस करा है, सही है, और टाइमली बेसिस पे करा है। चीज़ों को रिटेन कैसे रखना है, इसके लिए मैं आपसे एक आखिरी बात कह दूं बच्चों, एक अच्छी सी टेक्निक बता दूं चीज़ों को रिटेन कैसे रखना है। आपने रिटेन कुछ भी नहीं रखना। क्या ये बात समझ आती है आपके? आपने रिटेन कुछ भी नहीं रखना। आप में से कितने लोगों ने एएमएल की स्मार्ट क्लास देख लिया? मैं आपसे 2 से 3 बातें करूंगा, आपका इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा, ये फुजुल की सारी हरकतें खत्म हो जाएंगी। आप में से कितने लोगों ने एएमएल की स्मार्ट क्लासेस देख ली, जल्दी से बताएं। दाऊद साहब, अगर आपने एएमएल की स्मार्ट क्लास देखी, आपको एएमएल का पूरा एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया? अरसलान साहब, एएमएल की स्मार्ट क्लास देखने के बाद एक लॉजिकल स्ट्रक्चर समझ में आया कि ट्रांजैक्शन इस तरीके से इनिशिएट हो रही है, एक बंदा जाएगा बैंक के पास, बैंक जो है वो आपकी रेगुलेटेड एंटिटी है। आपने सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है मेरे बच्चों, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कब अप्लाई होगा, किस पे अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा, सही है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये सारी चीज़ें कवर्ड है, ये चीज़ें बस आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आप यकीन करें, आप बस कॉन्सेप्चुअली अगर चीज़ों को समझ जाएंगे और आपको पता होगा। अभी आपसे मैंने क्लास के स्टार्ट में सवाल पूछा कि अगर बैंकिंग ऑर्डिनेंस से सवाल आ जाए कि बताएं डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी क्या होगी, और 9 नंबर का सवाल आ जाए, तो आपको ना 9 पॉइंट्स आपको याद है ना मुझे याद है ना। मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ ना, आपको वो 9 पॉइंट्स याद है इन एलिजिबिलिटी के, ना मुझे याद है। लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे क्या चीज़ पता है, मुझे स्ट्रक्चर पता है। मुझे ये पता है कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन में डायरेक्टर्स की एलिजिबिलिटी का सेक्शन है, तो मुझे उसको रेफर करना है। और बैंकिंग ऑर्डिनेंस में भी डायरेक्टर्स की जगह, डायरेक्टर्स का 2-3 जगह पे तस्करा हुआ है, मुझे उसको रेफर करना है। मेरा आंसर बन जाएगा बच्चों। आपको लगता है आप कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर रूल्स को याद कर सकते हैं? रूल्स याद करने वाली चीज़ है। आप अंदाजा तो लगाएं आप क्या कह रहे हैं। आप रूल्स याद करेंगे, रूल्स याद कर सकते हैं आप। आपको ये पता होना चाहिए कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ऑडिट कमेटी के बारे में बताया गया है और ऑडिट कमेटी के बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं। और जब आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ऑडिट कमेटी के बारे में ये बताया गया है, पब्लिक सेक्टर में ऑडिट कमेटी के बारे में ये बताया गया है, और दोनों में डिफरेंसेस ये हैं, कमेंट्स ये हैं, सही है। और ऑडिट कमेटी का जिक्र कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी नहीं है, ताकि अगर पेपर में सवाल आए तो मैंने कंपनीज एक्ट रेफर नहीं करना, मैंने सीओसी जो पब्लिक सेक्टर रूल्स को रेफर करना है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? ये जो मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके साथ, कहाँ गया ये? तो इससे फायदा क्या होगा? ये जो 2 पेज का हैंडआउट, इससे फायदा क्या होगा? इससे पता है क्या फायदा होगा?
आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। इसके अंदर जो बातें की गई हैं, जो इलस्ट्रेशन है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि टेक ओवर का स्ट्रक्चर ये है और टेक ओवर की लिंकिंग ये है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अप्लाई कब होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपने पेपर में पिक कर लिया ना कि ये ऑडिट कमेटी का सेक्शन COCG से पूछा गया है, लेकिन अगर आपको अंदर का ही नहीं पता कि अंदर जो लिखा हुआ है इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इलस्ट्रेशन क्या है, क्यों? बिकॉज वो आपने दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स वाले लेक्चर ही नहीं देखे, तो आप पेपर पास कर ही नहीं सकते। यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? अगर आपने सवाल में पिक कर लिया कि यार सवाल में NBFC है, तो आपको पता होना चाहिए NBFC का स्ट्रक्चर ये है, ये NBFC का स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करूँ, देख लें, ये अच्छी, आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपको स्क्रीन दिखे तो बच्चों बताइएगा मुझे, बस मुझे 2 मिनट दे दो, फिर छुट्टी है इंशाल्लाह। सबको स्क्रीन दिख रही है भाई? अब अगर आप ये देखें, अब लेट्स से PSX रूल बुक को देखें। अब ये PSX रूल बुक काफ़ी लेंथी है, काफ़ी लेंथी है, सही है, काफ़ी लेंथी है। जब ये पूरा ये समराइज्ड है, हाँ क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है भाई, ये सिर्फ समरी है। अगर आपने सारा पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा PSX रूल बुक। या PSX रूल बुक कहता क्या है, अप्रूवल का प्रोसेस क्या होगा, प्रोस्पेक्टस की मजीद कंडीशन क्या होंगी, प्रोस्पेक्टस को अप्रूव कौन करेगा, जब प्रोस्पेक्टस हो जाएगा, जब शेयर्स इश्यू हो जाएंगे तो पोस्ट रिक्वायरमेंट क्या होंगी, कुछ डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, रूमर्स वगैरह की, सब्सक्रिप्शन प्रोसेस की। बस ये अभी सारी चीजें आपने पढ़ ली, सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि PSX रूल बुक में ये बातें लिखी हुई हैं, ये लॉजिकल बातें लिखी हुई हैं। सिमिलरली फॉर एग्जांपल टेक ओवर है, तो टेक ओवर के अंदर ये जितनी भी बातें लिखी हैं बहुत डिटेल में हम क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन एंड में हमें ये पता होना चाहिए कि टेक ओवर कब अप्लाई होगा और टेक ओवर का स्ट्रक्चर क्या है, क्या लॉजिकल इसका स्ट्रक्चर है, वो हमें पता होना चाहिए। जब आप लेक्चर देखेंगे तो बड़े आराम से आप एक स्ट्रक्चर बना सकेंगे प्यारे बच्चों। क्लियर हम सारे यहाँ पे? तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपने काम ये करना है, आपने प्लान देखा, आपने स्मार्ट क्लास देखी, और अगेन आपने क्या करना है, आपने हाथ के हाथ एक स्ट्रक्चर बनाना है, नोटिंग करनी है कि NBFC मुझसे ये बातें करता है, टेक ओवर मुझसे ये बातें करता है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अप्लाई होगा, इन सिनेरियोज में अप्लाई होगा, और जब अप्लाई हो जाएगा तो एज अ कंपनी मुझे ये सारे काम करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें ग्रुप में आ जाएंगे। अहमद रज़ा भी डन हो गया मेरे बच्चों? फैजान साहब मेरी एक बात सुन लें, मेरी एक बात सुन लें, आपकी बुक और कंपेंडियम दोनों पढ़ना है मेरे भाई। जो मेरी बुक है ना, जो मेरी बुक है वो कंपेंडियम से ही बनी है, लेकिन बुक में आपको 2-3 एडिशनल चीज़ें दिखेंगी। क्या? इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, लॉजिक और लिंकिंग और स्मार्ट पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें कंपेंडियम बनी। तो इसकी वजह से अगर कंपेंडियम फॉर एग्जांपल 1000 पेज का है, लेट से 1000 पेज का, तो मेरी बुक जो है वो 2000 पेज की है। ये बात समझ आती है? लेकिन 2000 पेज में से जो 1000 पेज है वो कंपेंडियम से ही लिए गए। क्या ये बात समझ आती है आपके मेरे भाई? इसके अलावा कोई सवाल? तो अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे, अगर आप मेरी किताब पढ़ रहे होंगे या आप मेरा लेक्चर देख रहे होंगे, तो आप भले मेरी किताब ना खोलें, आप कंपेंडियम खोल लें, सही है? तो उससे आप सारी की सारी चीज़ें हाईलाइट कर लें, फिर मेरी किताब में आप जाके देखें, वही कंपेंडियम में चीज़ें लिखी हुई आ रही होंगी, जो एडिशनल चीज़ें जो ग्रीन से लिखी आ रही हैं, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ लें बच्चों। सारी नोटिंग वगैरह अवेलेबल है, सारी की सारी नोटिंग अवेलेबल है बच्चों, ड्राइव पे सब कुछ अवेलेबल है। बेरक में लिंकिंग साथ साथ आपको आप देख लें, बिकॉज मेरा जो लेक्चर है वो लिंक्ड है ना, तो आपको क्या टेंशन है। लॉ में हमारे साथ चेंजेस आई हैं, 0.000001% चेंज आई है, जिसके ऊपर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। 99.999999% पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोड है। फिलहाल आपको किसकी टेंशन लेनी चाहिए? इसकी टेंशन लेनी चाहिए, किसकी टेंशन लेनी चाहिए? बिल्कुल चल जाएगा हमारे साहब, बिल्कुल चल जाएगा। डन हो गया बच्चों? स्मार्ट क्लासेस में जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। जो हमारा वीकली टारगेट है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि अगर AML है तो उसमें आपने ये काम करना है, हम हर टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। डन हो गया? लाइक AML की चेकलिस्ट में आपसे डिस्कस कर ली ना, तो जो अगले वीक का टारगेट होगा उसके हिसाब से मैं चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। यार सॉफ्ट में कर ले उस्मान, ज़्यादा फायदा है। डन हो गया बच्चों? कोई भी क्वेरीज वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप पर बता दीजिएगा। और थैंक यू सो मच बच्चों शॉर्ट नोटिस पे क्लास अटेंड करने के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कोई भी मजीद क्वेरीज हो व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। आई होप थोड़ा सा कंफर्ट में आ गए होगे, सुकून में आ गए होगे, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस पर यकीन करो, ट्रस्ट कर लो। इंशाल्लाह पेपर पास होगा। साक अल्लाह बच्चों, अल्लाह हमेशा कामयाब करे।